नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएस आरओ एआरओ में हम डिस्कस करेंगे क्विक रिवीजन सीरीज। और क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। लास्ट क्लास में भी हमने भारतीय राज्य व्यवस्था डिस्कस की थी और मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े थे। आप में से बहुत से स्टूडेंट आधुनिक भारत के जो टॉपिक्स छूटे हुए हैं या फिर उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं, तो उसको हम एक अलग क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आया है, तो अगर आपको इसे ज्वाइन करना है तो अभी भी समय है। टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। और लगभग 4800 क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इन व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करिए। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करिए, ठीक है। अब चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। तो क्विक रिवीजन सीरीज में हम ये टारगेट रख के चलते हैं कि कम समय में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर लें। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि पास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं और पूरी संभावना है कि आने वाले वर्षों में भी यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। तो चलिए, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो यहाँ पर कथन सही है लेकिन कारण गलत है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष मतदान से, ठीक है। कथन कारण बेस्ड फिर प्रश्न है। कथन है भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, अभी हमने डिस्कस किया, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। कारण दिया है एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही दिया गया है आपको, ठीक है। और एक का सही स्पष्टीकरण है आर, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, बस आप देखते चलिए, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए क्लास, इस स्लाइड को मुझे एक्सप्लेन आपको करना है, लेकिन उसके पहले मैं आपको, जब राष्ट्रपति के निर्वाचन की बार बार बात हो रही है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं। यहाँ पर आप याद रखिएगा, संसद की जब हम बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो संसद के जो दोनों सदन हैं आपके, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। निर्वाचित सदस्यों की बात करते हैं हम लोग जब भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों की बात करते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो जब भी राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रश्न पूछे और उनके निर्वाचन मंडल की बात आए तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पर हम निर्वाचित सदस्य की बात करेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात नहीं करेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स की बात करेंगे। अब इलेक्टेड मेंबर्स आपके हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, मतलब राज्यसभा के, लोकसभा के, ठीक है, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभाएं हैं वहां के, और दिल्ली और पुडुचेरी जो आपके यूटीज हैं वहां के भी निर्वाचित सदस्य इनके निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। बार बार मैं निर्वाचित सदस्य पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि जब यहीं पर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे
उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो वहां पे आपके निर्वाचित मतलब इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर शामिल होते हैं। ठीक है, वो हम उस समय बात करेंगे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होगा तो वहां पर खाली पार्लियामेंट के मेंबर्स की हम बात करेंगे, हम स्टेट असेंबलीज की बात नहीं करेंगे, हम विधानसभाओं की बात नहीं करेंगे। वहां पे पार्लियामेंट के जो सदन है उनकी बात करेंगे, संसद के दोनों सदनों की, और वहां पे आपके निर्वाचित और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर शामिल होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। निर्वाचन के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। अब यही चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि निर्वाचन के मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे था कौन सा सही नहीं है, इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए। आने वाले परीक्षा में प्रश्न बन सकता है इस तरीके का भी। चलिए, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि, यहाँ पर देख लीजिए इसमें क्या बोला है, इसमें इन्होंने एक कंडीशन लगा दी है कि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होगा तो उसमें जो राज्य का जो मुख्यमंत्री है, जो चीफ मिनिस्टर है, वो नहीं मतदान देगा, वो वोटिंग नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? अगर वो विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर ना होके, वो विधानसभा का मेंबर ना होके, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है। ठीक है, विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य है, तब वो वोटिंग नहीं कर पाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्लास, यहाँ पर हम कुछ संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। आजकल परीक्षा में देखा गया है ये मैच द कॉलम सुमेलित करने के लिए ऐसे ही दे देते हैं, 54, 55, 56, 57 ऐसे करके 3-4 अनुच्छेद एक साथ आपको दे देंगे और बोलेगा इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अब ध्यान से देखिएगा, जब भी हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव हम 54 अनुच्छेद में बात करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की बात करेंगे तो 55 में। ठीक है, 56 में राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल की बात होती है, 57 में पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता की बात होती है और 58 में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु योग्यता की बात होती है। तो यहाँ पर ये चीज याद रख लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न बनता है। और गवर्नर से तो इतना बार पूछा है, अभी जब हम डिस्कस करेंगे राज्यपाल की बात तो हम डिस्कस करेंगे, कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाओं के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के वोटों की संख्या, देख लीजिए हम राज्य की बात कर रहे हैं, हम स्टेट की बात कर रहे हैं, हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों की बात कर रहे हैं। मतलब हम इलेक्टेड मेंबर्स की बात कर रहे हैं। सदस्यों के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य है, मतलब कि किस सेंसस की बात हम करते हैं, अभी जब हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करते हैं तो आप याद रखिएगा 1971 की जनगणना द्वारा हम ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए जो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था क्लास 2001 में, उसके अनुसार ये बोला गया था कि वर्तमान में जो राज्यों की जनसंख्या है उस जनसंख्या को हम 1971 के जनगणना के आंकड़ों पर आधारित करेंगे। ठीक है, उसके बेसिस पे 1971 का जो सेंसस है उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं, जिसमें बदलाव अब कब होगा, 2026 के बाद की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद होगा। तो ये याद रख लीजिएगा, ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू डिसाइड हुआ था, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2001 में, कि 1971 के सेंसस को हम कंसिडर करेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों की बात की गई है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है। अब देखिए क्लास, यहाँ पे जब भी हम एग्जीक्यूटिव पावर की बात करेंगे तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे ज्यादातर एग्जीक्यूटिव पावर में जब एग्जीक्यूटिव पावर की बात होगी, कार्यकारी शक्तियों की बात होगी, तो प्रेसिडेंट यहाँ पर नियुक्तियां करेगा।
ठीक है, पहली चीज याद रखिएगा। नियुक्ति करेगा, किसकी नियुक्ति करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर है, यहां पर देख लीजिए, जैसे आपसे पूछ लेगा विधायी शक्ति है, तो आप क्या बोलोगे? गलत स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट की कार्यकारी शक्तियां क्या है और प्रेसिडेंट की विधायी शक्तियां क्या है। देखिए, जब भी हम किसी चीज को, विधायी मतलब हम लेजिस्लेट मतलब हम किसी लॉ को बना रहे हैं, ठीक है, और जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इम्प्लीमेंट कौन करते हैं? एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। जुडिशियरी का क्या होगा? जब जुडिशियल डिसीजन होगा तो फिर वहां पे जुडिशरी वाले कुछ शक्तियां उसके पास आ जाएगी ना, तो ऐसे भी समझ सकते हैं आप। अब देखिए, एग्जीक्यूटिव पावर में प्रधानमंत्री की नियुक्ति आएगी, मंत्रियों की नियुक्ति आएगी, संसद को बुलाने की जब बात आएगी, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा, लोकसभा को भंग करने का, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, अध्यादेश जारी करने का, ऑर्डिनेंस इश्यू करने का, 123 जो है आपका, राज्यपालों की नियुक्ति, गवर्नर की नियुक्ति और विविध शक्तियां। यहां पर जैसे देखिए, इनके पास कई अन्य महत्वपूर्ण शक्तियां भी होती हैं, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने, न्यायाधीशों को हटाने और पदक, सम्मान और पुरस्कार देने की शक्तियां, ये सब आपकी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट में आता है। अब समझ में आया प्रश्न किस तरीके से बनेगा? प्रश्न को डिफिकल्ट बनाना होगा तो एग्जीक्यूटिव पावर को कंफ्यूज करा देगा लेजिस्लेटिव पावर से, कार्यकारी शक्तियों को कंफ्यूज करा देगा विधायी शक्तियों के साथ। तो ये याद रखिएगा, जहां पर भी नियुक्ति की बात होगी वो प्रेसिडेंट की कार्यकारी शक्ति होती है, ठीक है। लोकसभा को भंग करना, लोकसभा को बुलाना, अध्यादेश जारी करना और नियुक्तियां करना, ये सब प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यकारी शक्ति है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर हम लेजिस्लेटिव पावर की बात करते हैं। देखिए, लेजिस्लेटिव मींस, विधायी मींस हम क्या कर रहे हैं? विधेयक की बात कर रहे हैं, हम कानून बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जब भी बात होती है विधेयक शक्तियों की, लेजिस्लेटिव पावर की, तो आपको पता है कि कोई भी अगर बिल होता है वो तब एक्ट बनता है जब प्रेसिडेंट अपनी सहमति दे देता है, जब प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। देखिए, विधेयकों पर स्वीकृति, इनके पास संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही कोई भी विधेयक आपका लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है, उसके पहले वो बिल होता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। विधेयक की वापसी, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो अपनी सहमति ना दे, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो कह सकता है कि मैं इस बिल को वापस भेज रहा हूं पुनर्विचार के लिए, आप एक बार फिर इस पे सोचिए, ठीक है। हाउस को वो रिटर्न कर सकता है कि मैं चाहता हूं इस बिल पर आप पुनर्विचार करिए, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन अगर दूसरी बार लोकसभा ने उसको फिर वापस प्रेसिडेंट को दे दिया उसकी सहमति के लिए या उसकी परमिशन के लिए, तो अब प्रेसिडेंट की ये ड्यूटी हो जाती है, अब वो बाइंड हो जाता है कि उसको अपना डिसीजन देना है, ये चीज याद रखिएगा। यदि राष्ट्रपति अपनी सहमति के लिए प्रस्तुत विधेयक बिल से संतुष्ट नहीं है तो वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस कर सकता है, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन फिर अगर संसद ने उसको फिर राष्ट्रपति के पास भेजा तो अब राष्ट्रपति को उस पर अपना निर्णय बताना होगा, ये चीज याद रखिएगा। सहमति रोकना, राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक पर अपनी सहमति वापस लेने की शक्ति भी होती है। ऐसे मामले में बिल कानून नहीं बन पाता है। हालांकि राष्ट्रपति की अनुमति रोकने की शक्ति कुछ संवैधानिक प्रावधानों के अधीन है, ये चीज याद रखिएगा। वीटो पावर प्रेसिडेंट के पास होता है, ये चीज याद रखिएगा। इनके पास संसद द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति वापस लेने की शक्ति होती है, जिससे इसे हम पॉकेट वीटो के रूप में जानते हैं, और यह बिल को कानून बनने से प्रभावी रूप से रोकता है। पॉकेट वीटो क्या है? अब कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट ने उसको जेब में रख लिया इमेजिन करने के लिए, अब डिसीजन प्रेसिडेंट देना भूल गया, अब बता ही नहीं रहा है कि क्या एसेंट देगा कि नहीं देगा, ठीक है, अपने पॉकेट में रख के भूल गया, तो वो होता है वीटो पावर, ठीक है। ये वो होता है आपका पॉकेट वीटो, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब जुडिशियल पावर की बात करते हैं, हम न्यायिक शक्तियों की बात करते हैं। क्लास देखिए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को दिक्कत ना हो, एकदम सरल भाषा में समझाने का प्रयास करती हूँ। लेकिन कभी कभी जैसे
आप लोगों को किसी भी चीज में दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करिए, नेक्स्ट क्लास में उसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। देखिए, जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करेंगे, न्यायिक शक्तियों की बात करेंगे, तो इस तरीके का प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों की हम बात करते हैं, पार्डन की हम बात करते हैं, इसमें लघुकरण की बात करते हैं। लघु मतलब छोटा करना, ठीक है, कम्यूटेशन जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदल देना, लघुकरण कर देना। किसी को मृत्यु दंड दिया गया था, उसको क्षमा करके अब उसको क्या कर दिया गया, कारावास में, कठोर कारावास में डाल दिया गया है, ठीक है। परिहार की बात करेंगे जिसको कि हम रेमिशन कहते हैं, ये सजा की अवधि को बदलना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना, ठीक है। अभी देखिए जो केस चल रहा है आजकल न्यूज में, उसमें बार बार टर्म आ रहा है रेमिशन, परिहार की बार बार बात की जा रही है, ठीक है। उसमें जो रेपिस्ट लोग थे, 11 लोग जो शामिल थे उस समय गुजरात रॉयट के समय, जो उन्होंने उसका रेप किया था, तो क्या हुआ था, रेमिशन दे दिया गया था। बाद में अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आया है कि नहीं, उनको नहीं वो किया जाएगा। तो मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ, परिहार मतलब, रेमिशन मतलब जो 2 वर्ष की कठोर कारावास थी उसको हमने कम कर दिया, उसको 1 वर्ष में कर दिया। यहाँ पर हमने प्रकृति को बदल दिया, जो मृत्यु दंड था कम्यूटेशन में, लघुकरण में, उसको हमने कारावास में कर दिया। लेकिन परिहार में, रेमिशन में हमने क्या किया, जो टाइम था, ठीक है, उसको कम कर दिया, याद रखिएगा। विराम की बात करते हैं तो यहाँ पे विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता आ गई, कोई महिला गर्भावस्था में है तो कुछ विशेष परिस्थितियों में सजा को कम कर दिया जाता, तो उसको हम रेस्पाइट कहते हैं, कुछ दिनों के लिए विराम दे दो, ठीक है, विराम दे दो, ऐसे करके रखो। कोई परेशान है, किसी को असहनीय कोई रोग हो गया है जो क्यूरेबल नहीं है, कुछ भी, तो उसको थोड़े दिन विराम दे दो, इस तरीके से आप देख सकते हैं। परिलंबन की अगर हम बात करेंगे, रेप्राइव की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टाल दिया गया हो, ठीक है। किसी को फांसी थी तो बोल दिया गया भी 2 महीने तक हम देखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रविलंबन, ठीक है, लंबन, ठीक है, रेप्राइव। और क्षमा मतलब, पार्डन मतलब आपने क्या किया, आपने पूर्ण तरीके से किसी को माफी दे दी, क्षमा कर दिया। तो ये चीज आप याद रखिएगा, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट, रेप्राइव और पार्डन, ठीक है, लघुकरण, परिहार, विराम, ठीक है, प्रविलंबन और क्षमा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको एक एक चीज डिस्क्राइब कर दी है। देखिए, अब अगर हम गवर्नर के केस में करेंगे, बात करेंगे, राज्यपाल की उसमें बात करेंगे, तो राज्यपाल को की जो क्षमा दान की शक्तियां प्रदान करने का वो है आपके अनुच्छेद 161 में दिया गया है। लेकिन एक चीज आप याद रखेंगे, मृत्यु दंड की अगर बात है तो वहां पर राज्यपाल के पास शक्ति नहीं होती है मृत्यु दंड में डिसीजन लेने की। इसकी शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास ही होती है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है, 35 वर्ष हो, ठीक है, 35 ईयर्स हो, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो, सिटीजन हो, बस इतना ही। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी उसको, क्योंकि आपको पता है राष्ट्रपति जो है वो किसी भी सदन का क्या होता है, सदस्य नहीं होता है ना। एक बार वो राष्ट्रपति बन गया और उसके पहले अगर वो किसी भी सदन का सदस्य था तो उसको अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 57। क्लास याद कर लीजिएगा, परीक्षा में ऐसे प्रश्न नहीं गलत होने चाहिए। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसके पास, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी विवाद होता है तो उस विवाद को कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट देखता है, सर्वोच्च न्यायालय देखता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण करने के दिन से।
भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को सौंपता है। ये सारी चीजें अभी आपको बहुत आसान लग रही होगी, लेकिन परीक्षा में जब खूब ढेर सारे प्रश्न होते हैं और ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं तो स्टूडेंट ऐसे बैठ के बाल खुजलाते हैं, अरे किसको सौंपता था, या फिर वो सोचता है कि अगर इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो गया तो किसके पास जाएगा, नहीं याद आता है उस समय। तो इसीलिए याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास, यहाँ पर वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? इम्पीचमेंट के थ्रू, जो कि अनुच्छेद 61 में दिया गया है। और कहाँ आपका होता है, कौन हटा सकता है? संसद। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के थ्रू, जो अभी हमने बताया। राष्ट्रपति पर महाअभियोग का आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए आवश्यक है कम से कम 14 दिनों की पूर्व सूचना देना जरूरी है। ठीक है, इम्पीचमेंट की बात हो रही है जब मैं महाभियोग की बात कर रही हूँ। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। कौन? ये आपके राज्यों की विधानसभाएं। देखिए, ये एक अच्छा प्रश्न है। जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन की हम बात करते हैं तो जो विधानसभाएं हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली हैं स्टेट्स की, उनके इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, वोटिंग करते हैं। लेकिन जब हम इम्पीचमेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट में आपके दोनों सदनों का रोल होता है, संसद के, राज्यसभा, लोकसभा के। इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी रोल नहीं होता, वो पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, इलेक्शन में करती है लेकिन आपके महाभियोग में नहीं करती है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये चीज याद रखिएगा। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाना चाहिए, रिक्ति होने की तिथि से 6 महीने के भीतर। तो ये 6 मंथ का ये जो रहता है ना, उसके भीतर वो जो भी पोजीशन में जो वैकेंसी है, ठीक है, जो वेकेंट पोजीशन है वो आपकी फिल हो जानी चाहिए। 6 मंथ याद रखिएगा। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग पत्र, प्रत्युक्त या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कितने दिन तक कर सकता है? 6 माह तक। अभी हमने देखा ना, 6 माह के अंदर 6 माह तक के अंदर आपका क्या, नया राष्ट्रपति आपका निर्वाचित हो जाना चाहिए। ये चीज याद रखिएगा। तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बैठ सकता है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। कौन? अब उपराष्ट्रपति भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो यहाँ पर जो आपके जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश है, जो चीफ जस्टिस है, वो आपके राष्ट्रपति की तरह एक्ट कर सकती है। ये चीज याद रखिएगा। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन आप सभी को पता है, जब भी हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो इनको रबड़ स्टैम्प भी कहा जाता है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के में निहित होती हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 53 अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ये भी आपके 53 अनुच्छेद में दिया गया है। चलिए कथन कारण देखते हैं। संघ की कार्यपालिक शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। पालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित होती है। देखिए, यहाँ पर दोनों ही जो कथन आपको दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, दोनों ही सत्य हैं। मैंने आपको बताया ना, लेजिस्लेचर की बात करेंगे, विधायी शक्तियों की बात करेंगे तो विधेयक का काम करेंगी वो। एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो वो आपका एग्जीक्यूट करेंगी चीजों को, व्यवसाय चलाने की सबसे संबंधित होती। सही है, किंतु यहाँ पर सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पर सही कथन की हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती, अभी हमने डिस्कस किया है, जो आपकी एग्जीक्यूटिव पावर होती है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कार्यपालिका शक्ति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। या आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। ये भी आपका सही है। देखिए, जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है तो वो जरूरी नहीं है किसी भी सदन का सदस्य हो, लेकिन कुछ समय के अंतर ही उसको किसी भी सदन की सदस्यता
हासिल करनी जरूरी होती है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख, अच्छा आप मुझे बताइए कितने समय के अंदर, कमेंट बॉक्स में बताइए, चलिए कितने समय के अंदर उसको किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करना जरूरी होता है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए थोड़ा सा आप भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए अपनी। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया था। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ये चीज याद रखिएगा, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो पुनर्विचार के लिए किसी बिल को वापस भेज सकता है, मैंने आपको बताया है। लेकिन अगर फिर वो बिल वापस प्रेसिडेंट के पास आ गया तो अब ये कंपलसरी हो जाता है प्रेसिडेंट को कि आप अपना डिसीजन दीजिए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये किस लिए पुनर्विचार वाला ये जो क्लॉज था वो किस अमेंडमेंट के थ्रू आया, किस संशोधन के थ्रू आया? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। चीजें क्लियर हो रही होगी क्लास, आशा करती हूँ। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अनुच्छेद 108 की बात की गई है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता, आहूत कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा जब भी हम ज्वाइंट सेशन की बात करेंगे, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की, तो वो आर्टिकल 108 में दिया गया है। इस ज्वाइंट सेशन को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसको प्रिसाइड कौन करता है? लोकसभा का जो स्पीकर होता है। दोनों चीज याद रखिएगा। चलिए, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कथन सही है, मतलब यहाँ पर हम सही स्टेटमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। वह संसद का एक संगठक भाग है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्लास। हाँ, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। सही है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर राष्ट्रपति के पास होती है। 123 में ऑर्डिनेंस इशू करता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्तियों का प्रयोग किया था वह कौन सा था? अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें आपका सही ऑप्शन था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। याद रखिएगा, एक राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था, ठीक है, जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। तो ये वो कौन से आपके थे? यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? पॉकेट वीटो की बात की जा रही है और उन राष्ट्रपति का नाम पूछा है, तो आप याद रखेंगे ज्ञानी जैल सिंह। याद रखिएगा क्लास, रिपीट हो सकते हैं प्रश्न। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। आपको पता है यहाँ पर हम एसेंट की बात करते हैं प्रेसिडेंट के। ठीक है, तो वो चाहे तो दे सकता है, चाहे तो नहीं दे सकता, चाहे तो पॉकेट विकेटों का यूज करे, रखा रहे, कुछ बोले ही ना। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है किसके पास है? बताइए। दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया, अब किसके पास आता है? राष्ट्रपति के पास आता है। तो देख लीजिए, एक ही प्रश्न कितने अलग अलग तरीके से आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर एक चीज आपने समझ ली तो दूसरा भी आपको समझ में आ जाएगा। राष्ट्रपति के स्वविवेकीय शक्ति है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी है? विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना तथा संसद को संदेश भेजना। यहाँ पर ये इनकी खुद की शक्ति होती है। ठीक है, स्वविवेकी शक्ति होती है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश वालों को भी आशा कर रही हूँ दिक्कत नहीं हो रही होगी, इतना बहुत समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर की बात की गई है, स्वविवेकी शक्ति की बात की गई है। तो यहाँ पर विधेयक को आपत्ति सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, संसद को संदेश भेजना, ये सब प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है विधेयक पर स्वीकृति देते समय। ठीक है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा था, तब राष्ट्रपति ने उसे सहमति दी थी अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। तो ये थोड़ा करंट बेस्ड प्रश्न था, आप छोड़ सकते हैं। आपको पता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? 123वें। ठीक है, और यहीं पर अगर गवर्नर की हम बात करेंगे तो बता दीजिए, इसी नंबर को थोड़ा सा आप इधर उधर कर देंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा।
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी नंबर को आगे पीछे कर देना है तो गवर्नर की राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों की बात आ जाती है। चलो थोड़ा सा आप लोगों को भी ना वो पहेलियों के थ्रू पढ़ना चाहिए। तो बताओ, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद रखना आवश्यक होता है 6 सप्ताह के अंदर। यहाँ पे ये याद रखिएगा, ठीक है। एक बार अगर दोनों जो संसद के जो सदन है वो आपके सत्र में आ गए, सेशन में आ गया और सेशन आपका स्टार्ट हो गया है, तो 6 वीक्स के भीतर ही आपके 6 वीक तक का समय होता है। उसके बाद आपको दोनों सदनों के पास उसको रखना आवश्यक होता है। ये चीज याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है वित्त आयोग के अध्यक्ष की संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री की, ठीक है। यहाँ पे यूटीज की बात की गई है, संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है, यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है। यहाँ पर और लोगों की भी अपॉइंटमेंट करते हैं, हमने आपसे डिस्कस किया है। देख लीजिए, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है भारत के महान्यायवादी की, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, राज्य के राज्यपालों की। भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। ये सब इनकी एग्जीक्यूटिव पावर होते, कार्यपालिक शक्तियां होती हैं, ठीक है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, ठीक है। किस अनुच्छेद के थ्रू? 160 के थ्रू, याद रखिएगा। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? 160 के। इसको टिक लगा लीजिएगा। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के से परामर्श करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगर राष्ट्रपति चाहे, प्रेसिडेंट चाहे, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय जो है, ठीक है, उससे परामर्श कर सकता है। किस अनुच्छेद के थ्रू? 143 के थ्रू वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही नहीं है। क्या सही नहीं है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। जरूरी नहीं है, परामर्श कर रहा है तो आप किसी से परामर्श कर रहे हैं तो अब वो आप स्वीकार करें चाहे ना करें, ये आप पे डिपेंड करता है। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है संसद के सदनों को संदेश भेजना। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। जब वो पार्डन की बात होती है, क्षमा देने की, तो वो एक न्यायिक शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है औपचारिक और विधिक, संवैधानिक और नाममात्र, ठीक है। अब ये जो प्रश्न है ना क्लास, जब आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिखेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी जब हम उसको 1 लाइनर के फॉर्म में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। जब 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो आराम से कर लोगे। वह संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है, वित्तीय बिल के पुनर्विचार हेतु लौटाना। देखिए, जब भी हम वित्तीय बिल की बात करेंगे तो उसको प्रेसिडेंट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया है ना, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ठीक है, सदनों के पास, ठीक है, हाउस के पास। लेकिन अगर वो वित्तीय बिल होगा तो वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा। क्यों नहीं भेजेगा? क्योंकि प्रेसिडेंट की सहमति से वो आपका इंट्रोड्यूस होता है, तो फिर प्रेसिडेंट ही उसको क्यों पुनर्विचार के लिए भेजेगा। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। अब देखिए, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश राजा की, तो वहां पे मोनार्की की बात होती है ना, एक वंश चलता आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है ना, हम रिपब्लिक उसमें है ना, रिपब्लिकन गणतंत्र की हम बात करते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राज्य से भिन्न है, एकदम सही है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, सही है, ठीक है। बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है, ये आपका सही है, ठीक है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, लेकिन ये आपका गलत है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, कमांडर इन चीफ आपका जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, ये आपका गलत है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपके कहां से बिलोंग करते थे? बिहार से बिलोंग करते थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। क्लास इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। नीलम संजीव रेड्डी का कोई भी अपोजिशन में नहीं था, ठीक है, सहमति से चुने गए थे। राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर कौन आसीन नहीं थे, यहां बोला गया है। तो मतलब यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस आपके दिए थे उसमें वो राष्ट्रपति थे जो कि पहले आपके उपराष्ट्रपति रह चुके थे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर था नीलम संजीव रेड्डी। ये याद रखिएगा, नहीं लिखा है। भारत के राष्ट्रपतियों में दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है किसको? डॉक्टर राधाकृष्णन को। भारत के राष्ट्रपतियों में से ट्रेड यूनियन आंदोलन से कौन संबंधित है? वीवी गिरी। डायरेक्ट प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को मिसाइल मैन, किस राष्ट्रपति को हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं? आप सभी को पता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। भारत के मुख्य न्यायाधीश में से एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, वो कौन थे? वे आपके थे जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अभी हमने डिस्कस भी किया था इस प्रश्न को ना, कि अगर राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उसके स्थान पर कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति बैठेगा। और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो जो आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो एज अ प्रेसिडेंट की तरह उस पे पोस्ट पे रहेंगे। अब देखिए, कथन सत्य है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, 35 ईयर्स की, एकदम सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है आपका। देखिए, उपराष्ट्रपति की बात की गई है, जब हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो ये आपके राज्यसभा के आपके सभापति होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। कथन कारण पे बेस्ड है। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। देखिए, हमारे यहाँ किसी का भी पद संविधान के ऊपर नहीं है, तो कारण तो एकदम गलत है आपका, ठीक है। हाँ, लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ये सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? एक अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में कंफ्यूज हो जाओगे। जब यहाँ पे आपको संसद दिया रहेगा तो बहुत से स्टूडेंट संसद मार्क करके आएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है, याद रखिएगा, ठीक है। हमने जब स्टेट वाला डिस्कस किया था, जब हमने राज्य के बारे में डिस्कस किया था, तो वहां भी मैंने आपको बताया था किसी भी स्टेट की बाउंड्री आपकी चेंज करनी है, ठीक है, किसी नए स्टेट का रेमिशन की बात होती तो वो सब पावर संसद के पास होती है। लेकिन किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। दोनों को बता दी हूं ताकि परीक्षा में कंफ्यूज ना हो। चलो, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, या किसके लिए लागू है यह स्टेटमेंट? किसके लिए है? तो राष्ट्रपति के लिए है, ठीक है। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में बिहार का राज्यपाल कौन रह चुका था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ पे इसको वर्तमान राष्ट्रपति का नाम यहाँ से हटा दीजिएगा, क्योंकि जब ये बुक पब्लिश हुई थी तो उस समय आपके रामनाथ कोविंद थे, ठीक है, अभी नहीं। इसको तो आप हटा दीजिएगा इस चीज को। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडविन ल्यूटनेस द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। अब उपराष्ट्रपति से रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे आपके इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात नहीं की गई है। जो आपके हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा, लोकसभा, उसके सारे मेंबर्स उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं, ठीक है। कथन देखते हैं, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हता है, ठीक है, एलिजिबल है। कारण दिया, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो देखिए क्लास, यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है, ठीक है, एकदम सही है। और कथन कारण भी वाला भी सही है। यहाँ पर उपराष्ट्रपति से संबंधित जो कथन सही है, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का होता है। तो यहाँ पर कौन कौन से कथन आपके सही हैं? और सारे कथन आपके सही हैं। देखिए, जब ये प्रश्न बना होगा ना, परीक्षा में पूछा गया होगा, तो इसी में कोई एक रॉन्ग स्टेटमेंट आपका दिया रहा होगा,
ठीक है। तो फिर वो जब प्रश्न आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ये चीज आप याद रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। अब यहाँ पर देखिए, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य का निर्वहन कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की पद त्याग, ठीक है, मतलब उसकी मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में ये कार्य करता है। तो ये भी जब प्रश्न के फॉर्म में आएगा तो समझ में आएगा, मैंने आपको बता दिया है। जब भी किन्हीं कारणों से राष्ट्रपति का जो आपका पोस्ट है, जो जगह है वो वेकेंट होती है, खाली होती है, तो वहां पर आपका उपराष्ट्रपति बैठता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है राज्य परिषद राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति को पद च्युत करने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, कहां पर? राज्यसभा में। अगर हटाना है तो राज्यसभा में आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा आप। अच्छा, जब हमने प्रेसिडेंट की बात की थी, राष्ट्रपति की बात की थी, तो मैंने आपको बताया था जो इम्पीचमेंट है वो किसी भी हाउस में आपका इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। राज्यसभा का सभापति जो होता है वो कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति होता है। एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ये चीज दिमाग में बना लीजिएगा, परीक्षा में स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रश्न पूछेगा ना तो सही लगा के चले आओगे। तो ये जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन अध्यक्ष होता है, ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा। दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। वो कौन कौन थे? वो आपके एस राधाकृष्णन थे और वीवी गिरी थे, याद रखिएगा। अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रिलेटेड प्रश्नों को अब हम देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में कौन सा सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, सही है। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, ये चीज ध्यान से देख लीजिएगा, नियुक्त होता है भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति, यहाँ पे सत्य कथन की बात की गई है, राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है, ठीक है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होती है। तो यहाँ पर भी जब ये क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने आएगा तो आप उसको कर लेंगे, उसकी चिंता मत करिएगा। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्व का, किसके दायित्वों का? प्रधानमंत्री के दायित्वों का 78 में है, ठीक है। कैबिनेट से सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री, ठीक है, ये चीज याद रखिए। जब भी हम कैबिनेट की बात करते हैं, यहाँ पे हम कैबिनेट मंत्रियों की बात करते हैं। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास निहित होती है? प्रधानमंत्री के पास। मैंने आपको बताया है, राष्ट्रपति को हम रबड़ स्टैम्प कहते हैं, ठीक है, और जो वास्तविक शक्ति होती है कार्यपालिका की वो किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक है। देखिए, जब भी हम राष्ट्रपति में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा भी हुआ है कि जो राष्ट्रपति है वो काम करेगा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों से उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ये स्टेटमेंट के बेस पे प्रश्न था, आपको समझ में आएगा जब प्रश्न आएगा। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। अब देखिए, ये थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया था प्रश्न। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, किसी के भी। समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है, जब अविश्वास प्रस्ताव पर की बात करेंगे तो अविश्वास प्रस्ताव की जब हम बात करते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करते हैं, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन खाली आपका लोकसभा में आपका वो किया जाता है, पास होता है, ठीक है, राज्यसभा का कोई हाथ नहीं होता है। अब जब हमारा प्रधानमंत्री राज्यसभा से बिलोंग करता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे जब वोटिंग कराई जाएगी तो वो उस वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो राज्यसभा का मेंबर है, लोकसभा का नहीं, और नो कॉन्फिडेंस मोशन खाली आपका लोकसभा में लाया जाता है। और आपको पता है, अगर अविश्वास प्रस्ताव
जो है वो पारित हो जाए, वो ये आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका पास हो जाए, तो पूरी सरकार को रिजाइन करना पड़ता है, सरकार आपकी डूब जाती है। चलो, भारतीय संविधान का प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 75 में। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का सदस्य, आमतौर के लिखा हुआ है, ठीक है, कंपल्सरी नहीं है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है वो आपका कौन होता है? वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वो संसद के दोनों सदनों में से एक का सदस्य हो, जरूरी नहीं है। परंतु मैंने अभी देखिए कुछ देर पहले आपसे पूछा था, अब तो आपको उत्तर भी मिल गया होगा, पता नहीं कितनों ने दिया कितनों ने नहीं दिया, ये याद रखिएगा। परंतु 6 माह के अंदर, 6 मंथ के अंदर उसे आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कोई भी आपका प्रधानमंत्री है, जब उसको हम प्रधानमंत्री की तरह अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ना वो लोकसभा का है ना वो राज्यसभा का है, तो क्या हम उसको प्रधानमंत्री बना सकते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ, हम उसको प्रधानमंत्री बना सकते हैं, लेकिन 6 माह के अंदर उसे आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, ये चीज तो पता होगा हम, ठीक है। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्ण स्वविवेक का प्रयोग करता है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह सकता है। बताइए, वो किसी भी संसद का सदस्य नहीं है लेकिन वो केंद्र मंत्री रह सकता है 6 माह तक, ठीक है। उसके बाद उसे किसी भी हाउस का मेंबर होना पड़ेगा। भारत की संसद के संबंध में कथन सही है बोला गया है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्व प्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ठीक है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। अगर विश्वास खो देगा, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, तो फिर तो गई सरकार। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। जब परीक्षा में ये प्रश्न बना था तो वहां पर दिया गया था लोकसभा, राज्यसभा, फिर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब बोथ दी हाउसेस की बात की गई थी, पार्लियामेंट संसद दिया गया था। और मैं आपको बता रही हूँ, बहुत से स्टूडेंट ने यहाँ पर टिक लगा के आया था संसद, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, ठीक है। संसद अगर लिखा होगा तो चेंज हो जाएगी चीज, यहाँ पे आपके लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएंगे। तो लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75 की 3 में के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत सही स्थिति है। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेगा। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाएगा। अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर जो अभी हैं, पद पर नई सरकार बनाने तक अपने पदभार का निर्वाह करेंगे, ठीक है। वो तब तक उस पद पर बने रहेंगे जब तक कि नई सरकार नहीं बनती है, ये चीज याद रखिएगा। ये यूपीएससी का प्रश्न था, इसीलिए इतना लेंदी है, लेकिन अच्छा हुआ हमने उसको डिस्कस कर लिया। भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्याग देना पड़ता है। पता है, लोकसभा में अगर उसने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, ठीक है, बहुमत खो दिया, तो उसे त्याग देना पड़ेगा। भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव, ये चीज याद रखिएगा। बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ेगा लोकसभा के सदस्यों द्वारा, क्योंकि लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात होती है।
अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपको पता है लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, अध्यक्ष होता है, वो आपका स्पीकर होता है, तो इसीलिए उसको उनकी अनुमति की आवश्यकता होती है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 50 होती है, याद रखिएगा। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में क्या क्या चीजें सही हैं? देखिए, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है, तो हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है, ये एकदम सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही आपका लाया जा सकता है, ये भी एकदम सही है। ठीक है, लाभ के पद का निर्णय करेगा कौन? संघीय संसद, याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका रहकर कार्य करती है किसके अधीन? विधायिका के। हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। ठीक है, जब पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जो आपके कार्यपालिका होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स लेजिस्लेचर, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, विधायिका के प्रति। भारत उत्तर प्रदेश का नेता नेहरू के कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने थे, वो कौन थे? वो कैलाश नाथ काटजू थे। ठीक है, याद रखिएगा। यूपी स्पेशल का भी ये प्रश्न हो गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. षटमुख चेट्टी। ठीक है, चेट्टी का नाम याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, R चेट्टी याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। 1949 में उनके स्थान पर जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। तो आप याद रखिएगा, जो R चेट्टी थे, उन्होंने केंद्रीय बजट, जो बजट था, उसको 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। बाद में 1949 में इनके स्थान पर जॉन मथाई को अपॉइंट किया गया था, उन्हें नियुक्त किया गया था। चलिए, एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। भारत के प्रधान, अब यहां पर आप लिख सकते हैं, किसका नाम बताइए, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि एक बार से अधिक प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए, कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई, लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी देश के बाहर हुई थी वो लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, चंद्रशेखर। यहाँ पे जो और 3 लोगों का नाम था, वो लोग दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे थे। अभी जिनका नाम आप ऊपर लिख रहे हैं उनके बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वो पहले मुख्यमंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री बन गए। भारत के प्रधानमंत्रियों में से मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, जो भी चीजें पूछती हूँ खटखट आंसर उसका आना चाहिए। इससे ये भी पता चलता है कि आप क्लास में कितने अटेंटिव हैं। ठीक है, सुन रहे हैं कि नहीं कि बस ऐसे सो गया मोबाइल बगल में रख के, कि हाँ आवाज जा रही है, दिमाग में फीडिंग हो रही है। ठीक है, तो लाइव क्लास में क्या होता है, जब हम लोग बैठते थे क्लास में तो सर लोग ऐसे पढ़ाते पढ़ाते कहते थे, तुम उठो, अभी मैंने क्या बोला, क्या प्रश्न पूछा, उसका उत्तर क्या होगा बताओ। तो मजा तो आती थी। ऑफलाइन क्लास में क्या होता था, ऐसे बैठे रहते थे सब, अचानक से कभी भी किसी को भी खड़ा कर दिया, बड़ी बेइज्जती लगती थी, तो क्लास में अच्छे से सुनते थे। अब जब ऑनलाइन हो गई है तो लो चला दिया, क्लास स्पीड फास्ट कर दिया, नहीं मन किया मैम को चुप करा दिया, मोबाइल बंद कर दिया, किनारे रख दिया, आराम से चादर ओढ़ के, ठंडी है कंबल ओढ़ के सो गए। अभी यही ऑफलाइन क्लास होती तभी सब ऐसे बैठे रहते, यस मैम, मैं कहती लेक्चर समझ में आ रहा है, सब कहते आ भी रहा है। शिकायतें भी बहुत कम होती है ऑफलाइन क्लास में। क्यों शिकायतें कम होती? डर लगता है कि अभी मैम से प्रश्न पूछेंगे तो मैम उल्टा 5-6 प्रश्न ना पूछे, तो होता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब फिर से, बहुत लंबी क्लास हो रही थी, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करो, ठीक है, लेकिन पढ़ो। भारत के प्रधानमंत्रियों में से अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए थे कौन? चौधरी चरण सिंह। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ था, किस आर्टिकल में हुआ, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में, याद रखिएगा। एक ही बार मंत्रिमंडल का प्रयोग हुआ है हमारे संविधान में, 352 आर्टिकल में।
कथन कारण देखते हैं। भारत संघ में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। अभी मैंने आपको बताया है, अगर संसद देगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है तो तुरंत कहना गलत है, खाली लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये तो आपका सही है, लेकिन जो आपके मंत्री परिषद है वो खाली लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। कथन दिया है, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। ठीक है, ये एकदम सही है। हमारे संविधान में कहीं पे भी उप प्रधानमंत्री के पोस्ट के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। वह जिसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार नहीं प्राप्त करता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, नहीं है, ये चीज याद रखिएगा, नहीं है। ये एक राजनीतिक निर्णय है, अगर कोई चाहे तो उप प्रधानमंत्री रख सकता है, रखा भी था। संविधान संशोधन में से एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये याद रखिएगा, 15% से ज्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें मंत्रिमंडल की और प्रधानमंत्री को इंक्लूड करके, तो ये किसमें बोला गया है? ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये आपका ऐड किया गया था। याद रखिएगा, क्लास परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो ये किस में बोला गया है? ये आपका आर्टिकल 257 में बोला गया, डायरेक्ट प्रश्न था। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आधारित है गोपाल स्वामी अयंगर रिपोर्ट पर। यहाँ पर देख लीजिए, मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करता है। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता है। तो यहाँ पर इनका कार्य पूछा गया था, इनका काम क्या होता है, तो ये दोनों इनका कार्य है। अब देखिए, यहाँ पर आपके प्रधानमंत्री के नाम दिए गए हैं और इनके वो कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, शांतिवन। यहाँ पर हम बात करेंगे शास्त्री जी की, तो विजय घाट, इंदिरा गांधी जी की शक्ति स्थल। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। अब यहाँ पर हम महान्यायवादी और सीएजी की बात करेंगे, कैग की बात करेंगे। भारत सरकार को कानूनी विषय पे परामर्श कौन देता है? अटॉर्नी जनरल देता है, महान्यायवादी देता है। ये चीज याद रखिएगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, मतलब प्लेजर की बात की गई है। किसका पोस्ट जो है वो ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है? तो भारत के महान्यायवादी का, ठीक है, अटॉर्नी जनरल का। भारत के महान्यायवादी को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है किसको? महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को। अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार किसके पास होता है? महान्यायवादी के पास होता है, अटॉर्नी जनरल के पास होता है। क्लास, ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट भी है। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों का रिवीजन हो रहा है। जो मेरा टारगेट है क्विक रिवीजन सीरीज का, वो फुलफिल हो रहा है। प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल है कि नहीं। जिनको भी थोड़ा इंग्लिश हिंदी में दिक्कत हो रहा था, तो आज मैंने प्रयास किया है कि हिंदी का ज्यादा प्रयोग करूं, ठीक है, और इंग्लिश वालों का भी थोड़ा सोचा है, इसलिए जहां भी लगता है कि इंग्लिश में बताना चाहिए वहां बता भी देती हूँ। ठीक है, अपने तरफ से एफर्ट डाल रही हूँ। चलो, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में सही है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, एकदम सही है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में होती है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ये चीज याद रखिएगा, संसद के किसी भी सदन में ये बैठ सकता है, ठीक है, ये उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन इनको बोलने का और वोट देने, इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। वो किसके बारे में बात की गई है? अटॉर्नी जनरल के। अटॉर्नी जनरल चाहे तो बैठ सकता है, ये चीज याद रखिएगा। बोलने का भी अधिकार है इनको, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं है। वोटिंग का अधिकार किसको होगा? जो आपके संसद के मेंबर्स होंगे। अटॉर्नी जनरल तो मेंबर होता नहीं, इसलिए वोटिंग का अधिकार नहीं है। सिंपल सा लॉजिक, इसमें कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, एकदम सही है। लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है।
सॉलिसिटर जनरल होता है कानूनी न्यायिक सलाहकार, याद रखिए। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है एडवोकेट जनरल। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हम कैग की बात करेंगे तो कैग की बात किस आर्टिकल में की गई है, किस अनुच्छेद में की गई है? 148 में, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है भारत के राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है संविधान द्वारा, सब याद रखिएगा, 148 आर्टिकल में है ना। भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है कितना? 6 वर्ष का, ये भी याद रखिएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के संबंध में सही कौन सा है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, एकदम सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, न्यायमूर्तियों के मतलब इक्वल होता है, सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, ठीक है, ये भी आपका सही है। भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा पालन किया जाता है भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्यय का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये आपका सही है, ठीक है। आकस्मिक निधि मतलब यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड फंड की बात की गई है। जब संचित निधि की बात करेंगे तो इंग्लिश में बता दूं, हम कंसोलिडेटेड फंड की बात कर रहे हैं। आकस्मिकता निधि की बात कर रहे हैं तो हम कॉन्टिजेंसी फंड की बात कर रहे हैं। आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं में होने वाले सभी व्यय की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी इनका कार्य होता है। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी इनका काम होता है। तो ये यूपीएससी का प्रश्न था जहां पर ये पूछा गया था कि जो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है उनका क्या क्या कार्य होता है, तो यहाँ पर ये दिया गया था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसके पास होती है? संसद के पास होती है, याद रखिएगा। संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उन्हें हटाया जाता है संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, ये चीज याद रखिएगा, क्लास कंफ्यूज मत होइएगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है लोक लेखा समिति का, ठीक है। ये चीज क्लास ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा है, तो याद रखिएगा। जो आपका भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार जो है वो मित्र और मार्गदर्शक किसका होता है? लोक लेखा समिति का होता है, ठीक है। 1971 का संशोधन अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को ये भी प्रश्न पूछा है, ठीक है, तो याद रखिएगा। क्या के पास पहले आपकी अकाउंटिंग, ठीक है, यहाँ पे देखिए लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्त कर देता है, ठीक है। यह संशोधन किया गया था किसके थ्रू? ये 1976 में किया गया था। ये कई बार ये प्रश्न रिपीट किया गया है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे याद रखिएगा, कैग को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति दे दी गई थी 1976 में। लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण हैं, तो एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। अब यहाँ पर वरीयता अनुक्रम की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए अग्रता क्रम में भारत के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश होते हैं, फिर संघीय मंत्रिमंडल सदस्य होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और मंत्रिमंडल के जो सचिव होते हैं। भारत में अगर हम सबसे प्रथम मतलब सबसे ऊपर किसकी वरीयता होती है, ठीक है, में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश को रेफरेंस लिया गया है, इस वजह से भूतपूर्व राष्ट्रपति की बात की गई है। अगर आपसे पूछा जाएगा सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? भारत के मंत्रिमंडल के सचिव। ये चीज याद रखिएगा, ये परीक्षा में ये प्रश्न तो इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो भारत के मंत्रिमंडल के सचिव। ये इंटरव्यू का प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर मतलब पूछा गया है, आपके एग्जाम में भी पूछा गया, लेकिन इंटरव्यू में भी ये प्रश्न पूछ लेता है। यहाँ पर देखिएगा भारत सरकार की प्राथमिकता सारणी में
भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर की बात की गई थी, इसलिए भूतपूर्व राष्ट्रपति है। अगर सबसे ऊपर की बात की जाएगी तो कौन होगा? कॉमन सेंस की बात है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास। अब आज के सेशन को यही पे एंड करेंगे। आज हमने काफी चीजें डिस्कस की है। आशा करती हूँ क्लास आपके लिए मतलब यूजफुल हो। ठीक है, आपके काम आएगी क्लास, तभी मेरा जो मेहनत है वो सफल होगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि क्विक रिवीजन सीरीज में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स आपको रिवाइज कराऊं, और यही मेरा प्रयास रहता है। हमने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी वाला किया है एक बार। आधुनिक भारत के कुछ टॉपिक जो हैं, जो आप डिमांड कर रहे हैं, उसको मैं कराऊंगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सारे इवेंट्स एक स्टोरी की तरह सुना दूंगी। ठीक है, उस दिन बस क्या करना, कुछ लिखना मत, ऐसे बैठ के हाथ मोड़ के सुनना जो बताऊंगी। तो एक स्टोरी की तरह, मूवी की तरह उसको डिस्कस करेंगे, तो आपके दिमाग में थोड़ा सा एक क्रोनोलॉजी बनी रहेगी। इससे क्या रहता है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहते हो ना, और आपने किसी भी चीज को बस एक बार एक क्रोनोलॉजी में समझ लिया है, तो हो सकता है आपको ईयर ना याद हो। ठीक है, कि 46 था, 47 था, कि 42 था, लेकिन आपको ये पता है कि अगर हम बात कर रहे हैं ऑगस्ट ऑफर की, क्रिप्स मिशन की, तो अगस्त पहले आया, क्रिप्स बाद में आया है। ठीक है, वेवल बाद में, तो फिर आपके दिमाग में बना रहता है। अगर उसको एक स्टोरी की तरीके से सुने रहते हो, तो भले एग्जैक्ट ईयर ना याद हो, लेकिन आप उसको अरेंज कर लेते हो। तो ये काम हम जरूर करेंगे, और जल्दी ही करेंगे, ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, लेट नहीं करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे एंड करूंगी। फिर जाते जाते आपको बोलूंगी, एकदम अपने हौसलों को बुलंद रखिए, पढ़ाई करिए। ठीक है, और बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मेरी तैयारी नहीं है और बच्चे बहुत पढ़ लिए हैं, अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे, ज्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहे होंगे। इसको ऐसे ऐसे करके फेंक दीजिए। ठीक है, और कह दीजिए कि पॉइंट नंबर से भी क्वालिफाई करूंगा, लेकिन प्रीलिम्स तो निकालूंगा किसी भी तरीके से। ठीक है, प्रीलिम्स तो निकालूंगा, और अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो सबके लिए आएगा, खाली मेरे लिए थोड़ी। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पढ़ के जाऊंगा, मॉक टेस्ट लगा के जाऊंगा, क्विक रिवीजन में जितने क्वेश्चंस मैम करा रही उसको रिवाइज करके जाऊंगा। ठीक है, चीजों को अपडेट करके जाऊंगा। प्रीलिम्स तो निकालूंगा। ये बोलिए अपने आप से, जब भी रोज पढ़ने के पहले। भले पॉइंट नंबर से निकलेगा, लेकिन प्रीलिम्स मेंस में तो अपीयर होना है मुझे। ठीक है, जब भी निराश कभी भी मत होइएगा। जब भी निराश होइए, अपने मन पे हाथ रखिए, कहिए मैं जरूर क्वालिफाई करूंगा, और आप क्वालिफाई करेंगे। लेकिन रेस में हिस्सा ही ना लेना, ठीक है, पहले ही अपने आप को बाहर कर देना, ये कायरता होती है। तो कायर मत बनिए। ठीक है, कायर मत बनिए। अगर कायर अभी बनेंगे तो अपने जिंदगी के हर उसमें आपकी कायरता दिखेगी। तो कायर मत बनिए, अपने मन में एक विश्वास रखिए, अपने प्रति एक विश्वास रखिए। सबसे बड़ी ईमानदार रहिए, अपने प्रति ईमानदार रहिए। आपको सोसाइटी के प्रति ईमानदार होने की आवश्यकता ही नहीं है, अगर आप खुद के प्रति ईमानदार हैं। अगर आपको पता है कि मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया है, आज मेरा जितना टारगेट था मुझे पढ़ना है, और मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है डे बाय डे, ठीक है, और परीक्षा तक मेरा सब कंप्लीट हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। आपको किसी को सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका सिलेक्शन होगा, आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा, तो लोग खुद आपको आके कहेंगे कि अरे वाह, पूरे रात रात दिन पढ़ता था। भले पढ़ा हो रात रात दिन, मैं ना पढ़ा हो। तो अपने प्रति वफादार रहिए, कायर कभी भी मत बनिएगा। जीवन की किसी भी क्षण में कायरता के साथ कार्य मत करिएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। आशा करती हूँ आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, आपका दिन मंगलमय हो। और इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों।